बॉक्स में। एम चिन्नास्वामी बेंगलुरु में है। अदर जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें तो अहमदाबाद में, साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, एडन गार्डन भी कोलकाता में है। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, वीर नारायण सिंह ये है रायपुर में। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद, और डी वाई पाटिल स्टेडियम है नवी मुंबई। और बाराबाती स्टेडियम काफ़ी बार पूछा जाता है, ये आपके कटक में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में। बरकतुल्ला खां स्टेडियम ये जोधपुर में क्रिकेट का स्टेडियम। सीबी पटेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सूरत में। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में है। वानखेड़े हैं ये मुंबई में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? कानपुर में। होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में है। महात्मा गांधी स्टेडियम है सालेम तमिलनाडु। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है देहरादून में। स्वामी मान सिंह स्टेडियम जो एसएमएस स्टेडियम है, मान सिंह स्टेडियम, ये है आपके जयपुर में। मोहन बागान ग्राउंड जो आया है पहले ही ऑलरेडी, ये है कोलकाता में। ईस्ट बंगाल ग्राउंड भी कोलकाता में। चंद्रशेखर नायर स्टेडियम है तिरुवनंतपुरम में। और गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? जालंधर में है। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर, सत्येंद्र मोहन देव स्टेडियम है सिलचर असम में। अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर। रविशंकर शुक्ला स्टेडियम जबलपुर। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम रांची में। ये 26 इंपोर्टेंट स्टेडियम। लक्ष्य सेन किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? बैडमिंटन। भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी आप देखेंगे तो उनमें नाम आता है पुलेला गोपीचंद हैं, नंदू नटेका, और यहाँ पर पारुपल्ली कश्यप हैं, अश्विनी पोनपा हैं, ज्वाला गुट्टा हैं, अपर्णा पोपट हैं, श्रीकांत किदाम्बी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, ये प्रकाश, ये सभी आ जाते हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी। प्रकाश पादुकोण। अनुच्छेद 243 का आपको सवाल पूछा है तो 243 में काफ़ी आर्टिकल होते हैं। जब आप पंचायत देखेंगे तो ये सारे आर्टिकल 243 वाले जो 243 ओ तक जाते हैं। कंपोजिशन ऑफ पंचायत है वैसे 243 सी में है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत यानी पंचायतों की संरचना। अब आर्टिकल 243 आपको डी पूछ रहे तो आप कहेंगे प्रत्येक पंचायत में एससी और एसटी के लिए आरक्षण है, वो डी में दिया गया है एससी एसटी को आरक्षण। 243 पंचायत है जिसमें अलग अलग सभी आपको पता होना चाहिए। 243 ए बोले या फिर क बोले वो ग्राम सभा है। बी में है पंचायतों का गठन। सी में है पंचायतों की संरचना। डी में है आरक्षण। और घ आप कहेंगे या फिर ई कहेंगे वो पंचायतों की अवधि है। एफ यानी च है सदस्यताओं के लिए निर्भरताएं हैं। ये सभी आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है पंचायतों के संबंधित। छ में क्या हो जाएगा? पंचायतों की शक्तियां। ज में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। झ में आपकी वित्तीय स्थिति है। और य में क्या है? य में है पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षा। ट में है पंचायतों के लिए निर्वाचन। ठ में है संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। और ड में क्या है? इस भाग का कतिपय क्षेत्र पर लागू न होना। ढ विद्यमान विद्या और पंचायतों का बने रहना। ण में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप, उसका वर्जन। अब ये सारे पंचायत 243 से ओ तक है। पंचायती राज दिवस आप पूछें तो आप कहेंगे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारतीय संविधान में जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है वो पंचायती राज का ही है। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? भारत का कुल क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% रहता है। और विश्व में भारत के क्षेत्रफल की रैंक लगती है 7वीं। जब आप देखेंगे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट स्थान पर यानी हाईएस्ट सबसे अधिक क्षेत्रफल रशिया का है, सेकंड कनाडा। ये क्रम पूछा जाता है टीचर्स के द्वारा, ध्यान रखना। इंडिया के अगल बगल में कौन से देश पड़ते हैं? रशिया, उसके बाद कनाडा हाईएस्ट एरिया में, फिर चाइना तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर यूएस है, पांचवें पर ब्राजील है, छठे पर ऑस्ट्रेलिया है, और सातवें पर इंडिया है। इंडिया के बाद अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जेरिया। तो ये कुछ टॉप 10 क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ऊपर आ जाते हैं देश। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 32,87,263 हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.7%। अब क्षेत्रफल 2.4 है लेकिन जनसंख्या देखिएगा 17.7% पूरी विश्व की जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। और सबसे अधिक जनसंख्या के केस में चाइना है, सेकंड इंडिया है, थर्ड यूएस है, फिर इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, ये आ जाते हैं। जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? जल जीवन मिशन आपको पूछा तो 2019 में श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन 15 अगस्त को शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य है 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर आपूर्ति करना जल की। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी? 55 लीटर पानी की आपूर्ति घरों में सुनिश्चित करना 2024 तक है, हर घर जल के तहत जल जीवन मिशन 2019। संविधान में मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 में आपको मिलेंगे आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स है। भाग ए में है संघ और उसका क्षेत्र। तो प्रमुख भाग बता देता हूं कुछ।
जो टोटल 25 भाग है उनमें से। संघ और उसका क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 है। नागरिकता है आर्टिकल 5 से 11, ठीक है। और 3 में आपके मौलिक अधिकार 12 से 35 हो गए। 4 में डीपीएसपी है 36 से 51। 4 अ में है या फिर ए में मौलिक करते हो जाएंगे आर्टिकल 51 ए। फिर आपके भाग 8 में क्या है, तो 8 में आपको मिलेंगे यूटी, 8 यूटी आर्टिकल 239 से 242। भाग 9 में पंचायत है, 9 ए में नगर पालिका है, 10 में एससी और जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र आ जाते हैं वो 10 में आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति के तहत झांसी का विलय कब किया गया। अब लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, जिसे आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोले, व्यक्तिगत का सिद्धांत बोले, काफी बार सवाल पूछा जाता है। पहली बार कौन सा राज्य विलय किया गया डलहौजी की हड़प नीति में, वो सतारा वाला, जो कि पहली बार किया गया था 1848 में सतारा को। आपको यहां पर बताना है झांसी का विलय कब किया गया। अब सारे में विलय बता देता हूं इंपॉर्टेंट जो किए गए हैं। सतारा का किया गया 1848 में, जैतपुर का किया गया 1849 में, तो 1848 लेकर 56 तक हुआ है, ठीक है। जैतपुर संभलपुर 1849 है, बघाट का 1850, उदयपुर का 1852, झांसी का 1853, नागपुर का 54 आप करेंगे, करौली का 55 करेंगे। अवध का पूछा जाता भाई, 17 अवध है, ये नोट डाउन कर ही लेना। अवध लास्ट में हुआ है 1856 में। और डलहौजी ने क्या कहा कि अवध राज्य का वर्णन इस प्रकार किया कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, ये स्टेटमेंट डलहौजी का है, ध्यान रखना। टीसीएस ने 3 से 4 बार ये अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया सवाल, जो चेरी वाला। 1853 में आपके ऐड हुआ है झांसी, व्यक्तिगत यानी जिस पर उत्तराधिकार किसी भी राज्य में समाप्त हो जाता है पैतृक वारिस के केस में, तो उस पर वो कंपनी अपना अधिकार कर रही थी, ब्रिटिश साम्राज्य। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, कनौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। बाणभट्ट थे। उन्होंने हर्षचरित है संस्कृत में रचित उनकी जीवनी है कनौज के शासक हर्षवर्धन की। बाणभट्ट इनकी दरबारी कवि थे। और चीनी यात्री आपको पूछ लिया, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए इस चीनी यात्री कौन है, वो है दोस्तों ह्वेनसांग। कौन है, ह्वेनसांग। इब्न बतूता शासन किसके काल में भारत आया है। इब्न बतूता के शासन काल में भारत आया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, जो मोरक्को का यात्री था। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बात करूं, जो भारत यात्री आए हैं विदेशी, जैसे अलबरूनी है, तो उन्होंने महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत की यात्रा की उज्बेकिस्तान से। मैग स्तनीज यूनानी शासक जैलुकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चीनी यात्री फैयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसिंग है वो भी चीनी यात्री था, नालंदा विश्वविद्यालय में रहा है 10 वर्ष तक। और जो यहाँ पर आपको खाद का पूछा है, गोबर, जो गाय भैंस का गोबर है वो किस प्रकार की खाद है, तो ये सभी जैविक है, ऑर्गेनिक खाद में आ जाती है। स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन सा उद्योग विकसित था। अलग अलग उद्योग थे, सूती वस्त्र उद्योग थे, तो यहाँ पर ज्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जूट कपड़ा उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग भी था, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये थे 1947 के वक्त। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, वो है दोस्तों चरणदास महंत। चरणदास महंत है छत्तीसगढ़ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उनके अध्यक्ष हैं। एक सवाल है, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में विजेता प्रत्याशी कौन है, तो उपचुनाव हुआ था खैरागढ़ का, उसमें कांग्रेस की यशोदा वर्मा है वो विजयी रही। जून 2022 को केंद्र सरकार ने किसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी, उसका नया महानिदेशक नियुक्त किया है जून 2022 में। दिनकर गुप्ता को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का नया महानिदेशक दिनकर गुप्ता को किया है। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। टीसीएस में ये एनटीपीसी में सवाल आ चुका है। यदि आप एनटीपीसी के सवाल की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो वेबसाइट www.toptrendinggk.in विजिट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी किस प्रकार डाउनलोड करनी, डेमो वीडियो वगैरह। तो ये बात हो रही है पनामा नहर की, जो कि सेंट्रल अमेरिका का देश है पनामा, और ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है। और जल संधि भी है एक प्रशांत और अटलांटिक महासागर को, जो जल संधि है वो स्टेट ऑफ मैगलन है। स्वेज नहर की बात करें तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। दोनों ही नहर इंपॉर्टेंट है, लाल और भूमध्य। तो लाभू है वो आपके स्वेज हैं, स्वेज नहर जोड़ती है लाल और भूमध्य को। और यहाँ पर आपको पूछा है पनामा से प्रशांत कर दीजिएगा, पनामा आ से अटलांटिक कर दीजिएगा, ये आपस में कनेक्ट होते हैं। अब कुछ जल संधि भी आपको याद रखनी है, जैसे बेरिंग जल संधि है, तो जल संधि का अलग से वीडियो डाला हुआ है जहां से अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, सर्च करना जल संधि या फिर स्टेट करके टॉप ट्रेंडिंग जीके लगाना। ये सभी जल संधियां हैं, अक्सर आ जाती है। बेरिंग जल संधि है, रूस और अलास्का को पृथक करती है। आर्कटिक महासागर को बेरिंग महासागर से जोड़ती है। बेरिंग जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर जल संधि, ये वाली आप देख पा रहे हो बेरिंग स्ट्रेट,
जो रूस और अलास्का को पृथक कर रही है। डेविस जल संधि है ग्रीनलैंड को बैफिन द्वीप यानी डेनमार्क कनाडा को अलग करती है। मलका जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। हडसन है, हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से कनेक्ट करती है। जिब्राल्टर इंपोर्टेंट है, काफी बार आता है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये भी भूमध्य और अटलांटिक को जिब्राल्टर। इंग्लिश चैनल का है, ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से कनेक्ट करती है। यंगेस्ट रिसिपेंट ऑफ पद्म भूषण इन 1992 एंड पद्म विभूषण इन 2003। तो 1992 में पद्म भूषण रिपीट सवाल हो रहा है ये भी। 2003 में पद्म विभूषण की सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता सोनल मानसिंह। 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता सोनल मानसिंह हैं। भरतनाट्यम और ओडिसी के हैं, ये डांसर हैं। 1992 में पद्म भूषण मिला और सबसे युवा है, ठीक है। बाकी भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा सचिन तेंदुलकर के 40 वर्ष की उम्र में 2014 में। नेक्स्ट एक यहाँ पर डिजीज का है, बुलिमिया रोग किससे संबंधित है? बुलिमिया रोग है अपने आप को बुल बना रहे हो यानी ज्यादा और ईटिंग कर रहे हो, उस केस में आपका क्या वेट बढ़ता है तो आपको चिंता होती है, फिर वेट कम करने की सोचते हो, वो ईटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा बुलिमिया रोग। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल जो थर्ड शिफ्ट के हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में। टमाटर में ऑक्जेलिक होता है। पालक में होता है, जो स्पेनिश पालक में वो भी ऑक्जेलिक होता है। इमली में टार्ट्रिक होता है। ऑरेंज और नींबू में सिट्रिक होता है। एप्पल जो सेब है उसमें मैलिक होता है। बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना किसने की? बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक का काफी बार टीसीएस ने सवाल रिपीट किया है, एनटीपीसी में भी आया था। शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल भी मिल चुका है। नाम है इनका मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, जो छोटे ऋण देने के लिए, लघु ऋण के लिए, तो वहां से शुरुआत हुई थी और 2006 में इन्हें नोबेल मिला। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री से सवाल पूछे जा रहे हैं। शुंग वंश का पूछा है तो एंशियंट हिस्ट्री के कुछ मैं वंश बताऊंगा, उनकी स्थापना भी आप देखेंगे। पुष्यमित्र शुंग ने की है शुंग वंश की स्थापना है। प्रथम शासक थे 185 से 149 ईसा पूर्व ये वंश की स्थापना। आपको पूछते हैं हरेक वंश जो बिंबिसार इनकी स्थापना की है, राजधानी थी उनकी राजगीर। शिशुनाग डायनेस्टी की शिशुनाग ने की थी, गिरिव्रज उनकी राजधानी। नंद डायनेस्टी की स्थापना की है वो दोस्तों महापद्म नंद ने की है, पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी। मौर्य की चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी पाटलिपुत्र राजधानी। पल्लव की किसने की है? बापा देवन ने की है, कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। चालुक्य की है दोस्तों पुलकेशी फर्स्ट जो बादामी राजधानी थी। और चेरा डायनेस्टी वंश है, उनके जो संस्थापक है फाउंडर हैं वो दोस्तों हैं वानाव्रंबन। चोल डायनेस्टी की बात करें तो विजयालय हो जाएंगे, इनके संस्थापक हैं। कणव डायनेस्टी के वासुदेव हैं। और कुषाण हैं जिसे आप एवजी बोलते हो, इनके हैं एवजी हैं, इनके एवजी हैं कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर। विटामिन सी क्या? विटामिन सी है एक एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? जो आपके बॉडी में ब्लड में फ्री रेडिकल्स है, फ्री रेडिकल यानी ब्लड में भी गंदगी चली जाती है, उस गंदगी को ये एंटीऑक्सीडेंट हटाने का काम करेंगे, उसको एब्सॉर्ब कर देंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट जितना आप ज़्यादा लेंगे अपनी डाइट में वो बहुत ज़्यादा हेल्थी रहते हैं। तो जितने भी विटामिन हैं या फिर जितनी भी रो डाइट रहती है ना, कच्चे फल वगैरह फ्रूट वेजिटेबल, उसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर रहते हैं। सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट है ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, उसमें रहता है। वर्तमान आईएमएफ कार्यकारी निदेशक कौन भारतीय है? वर्तमान जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पूछा है, इनके कार्यकारी निदेशक भारतीय अगस्त 2022 में बने हैं वो है दोस्तों पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। बिना प्रकृति के दोहन के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? जो प्रकृति के दोहन के बिना सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सभी हो जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब हुआ है? कॉमनवेल्थ गेम्स है 1930 में हुआ। हैमिल्टन कनाडा में पहले कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। आपको पूछ रहे सबसे ज्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश कौन सा? तो सबसे अधिक राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, जो कि 2018 में भी 21वां राष्ट्रमंडल खेल था, वो भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। और भारत में एक बार 2010 में हुआ, ध्यान रखना। बाकी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड में हुए बर्मिंघम। तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जरूर याद रखना है। जैसे कि 2022 राष्ट्रमंडल खेल में तो भारतीय ध्वजवाहक की बात करें तो इंडियन मैन हॉकी टीम कप्तान मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्ण पदक 2022 में भारत की जो गोल्ड मेडलिस्ट है, इन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जो समापन समारोह था आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसमें कौन रहे थे ध्वजवाहक? तो स्वर्ण पदक विजेता विश्व मुक्केबाजी चैंपियन निखत जरीन और अनुभवी टेबल टेनिस स्टार शरद कमल और निखत जरीन रहे थे समापन में। और जो हुआ था आपके उद्घाटन है उसमें मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे ओपनिंग में।
2022 राष्ट्रमंडल खेल हैं 28 जुलाई से 8 अगस्त हुए हैं। मोटो था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। फर्स्ट रैंक किसकी रही है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में? ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है। भारत की रैंक चौथी रही है 61 मेडल के साथ में। ऑस्ट्रेलिया के टोटल 178 मेडल थे, भारत के 61 मेडल है, तो ऑस्ट्रेलिया के 67 गोल्ड थे। भारत की रैंक चौथी में 61 में कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज, ये इंपॉर्टेंट है। तो 61 में आपके 22 तो गोल्ड हैं, 16 सिल्वर है, 23 ब्रॉन्ज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 22, 16, 23। तो 22 गोल्ड, 23 ब्रॉन्ज और 16 आपके सिल्वर है। सिल्वर 16, एस 16 है और फिर 22, 23 है। इस प्रकार याद रखना आपको। टोटल 61 मेडल है। मध्य प्रदेश में एक डांस है जिसका नाम है गरीडा। गरीडा नृत्य कब किया जाता है, किस सीजन में होता है? तो रबी की फसल की कटाई के बाद होता है विंटर सीजन में। ठीक है, विंटर सीजन जब रबी की फसल की कटाई होती है उसके बाद ये विंटर सीजन में होने वाला गरीडा उत्सव है। तिरुचुरपुरम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ये तिरुचुरपुरम फेस्टिवल है, केरल में एक वडकुनाथन मंदिर है वहां पर। चेस है, जो शतरंज है, उसके पंक्तियों को क्या कहा जाता है? अब शतरंज में आप देखते हो टोटल 64 ब्लॉक होते हैं वहां पर, जिसमें 8 ऊर्ध्वाधर पंक्ति होती हैं। जो वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, वो 8 पंक्ति होती है, ध्यान रखना। और हॉरिजेंटल है, 36 पंक्ति हैं, वो भी 8 होती है। तो टोटल यहाँ पर 8 × 8 करेंगे तो 64 बन जाएंगे वर्ग। तो इनमें से जो वर्टिकल पंक्ति होती है उसको कहा जाता है फाइल, और 36 पंक्ति को कहा जाता है रैंक। वर्टिकल को फाइल, 36 को रैंक। नेक्स्ट है 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी ओपन हुआ था 1857 में 3 जगह। वो था कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, यहाँ पर कलकत्ता में। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो शुरुआत में 10 थे, बाद में एक और ऐड किया गया है जो शिक्षा वाला, तो 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। तो ये मौलिक कर्तव्य 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा संविधान में ऐड किए गए हैं, 42वां संशोधन। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति है ना, उनकी अनुशंसा पर इनको जोड़ा गया है। ये भाग 4 क आर्टिकल 51 क में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। 4 का आर्टिकल 51 क में सवाल पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? अब शुरुआत में 10 थे, 11वां था आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये माता पिता और संरक्षक का दायित्व होगा, जो कि 2002 में ऐड हुआ है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में है। 11वां कब हुआ है ये ध्यान रखना है, 86 अमेंडमेंट में 11वां हुआ 2002 में। तो ये सभी 11 मौलिक कर्तव्य है कौन से? ध्यान रखना, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य की संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज का आदर्श है, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। सेकंड यहाँ पर है स्वतंत्रता के लिए जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श है उनको अपने हृदय में रखना है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना है, देश की भी रक्षा करना है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास। और ये 11वां है। नेक्स्ट सवाल, 3 अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर कौन गए थे? जम्मू कश्मीर का 3 दिवसीय दौरा है, अभी और कर रहे हैं फिलहाल अमित शाह हैं, तो अमित शाह हो जाएगा। मानसून से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में आने वाले जो आंधी तूफान है, जो खतरनाक पवने हैं, आंधी तूफान, उसको कहा जाता है काल बैसाखी है। तो ये काल बैसाखी है, पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर है, तो बंगाल में ये काल बैसाखी के नाम से जानी जाती है। दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन कब हुआ है? 1983 में। दक्षिण एशियाई खेल परिषद है, दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद है, 1983 में गठित है, जिसमें 7 साउथ एशियन देश हैं। कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। 2019 में ये गेम्स हुए हैं काठमांडू, पोखरा में, और 2024 में लाहौर, पाकिस्तान में होंगे। तो अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम बनाए हैं 2021 में। उपभोक्ता संरक्षण नियम को अपडेट किया है 2021 में, जिसमें उपभोक्ता शिकायत को देखने के लिए कितने जो अधिकार क्षेत्र हैं उनकी लिमिट क्या क्या है। जिला आयोग पर अलग उपभोक्ता संरक्षण है, राज्य पर अलग है, राष्ट्रीय आयोग पर अलग है। तो जिला आयोग में जो 50 लाख तक के मामले हैं ना, वो जिला आयोग में देखे जाएंगे। 50 लाख तक के मामले का मतलब जिला आयोग का जो क्षेत्राधिकार है उसमें वे शिकायतें आएगी। कौन सी? जहां वस्तुएं और सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपए। 50 लाख तक तो जिला आयोग निपट लेगा शिकायतों को। जो 50 लाख से 2 करोड़ तक हो जाएगी वो राज्य आयोग। अब 1 करोड़ नहीं, ध्यान रखना, ये 2 करोड़ है। और राष्ट्रीय आयोग 2 करोड़ से ज्यादा की शिकायतें हैं उनको निपटेगा। और ये शिकायतें 3 महीने की अवधि के भीतर है, लगभग फैसला हो जाता है। भारत में किस उम्र से कम व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता है? 14 वर्ष से कम उम्र वो लेबर नहीं कर सकता है। ये 1986 का बाल श्रम अधिनियम भी कहता है।
एक सवाल एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, राहदेव बड़ियाल किस डांस से संबंध रखती है? तो डांसर हैं, जरूर पूछा जाता है क्लासिकल डांस का, जरूर याद रखना कौन उनके प्रतिपादक हैं। ये सभी सवाल हैं, एनालिसिस हो गया है। आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना।